गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ऑनलाइन सेशन ऑफ क्लास 10th और चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑलमोस्ट इसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक मोटर किस फिनोमिना पे बेस्ड है, क्या डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसका प्रिंसिपल हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगता है, अगर वो मूव करने के लिए फ्री है तब। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में इसके 5 पार्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आर्मेचर, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, नंबर 3 कम्यूटेटर या हाफ स्प्लिट रिंग्स, नंबर 4 कार्बन ब्रशेज एंड नंबर 5 बैटरी। ठीक है, वर्किंग में आपको इसके सारे पार्ट्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग लिखनी पड़ेगी, जो पार्ट्स इसमें आप यूज कर रहे हो और उन पार्ट्स का क्या क्या यूज है। ठीक है, जैसे कि कम्यूटेटर और हाफ स्प्लिट रिंग्स मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो क्या काम करते हैं, वो आपको जो करंट की डायरेक्शन है आर्मेचर कॉइल में उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। ठीक है, ब्रशेज एक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है टू द आर्मेचर एंड द बैटरी से जो करंट प्रोवाइड हो रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, ब्रशेज की वजह से। ठीक है, और ब्रशेज का एक दूसरा काम भी है, वो क्या काम करते हैं, फिसलते हैं कम्यूटेटर के ऊपर। ठीक है, जब आर्मेचर रोटेट होता है उसके साथ कम्यूटेटर रिंग्स रोटेट होती हैं, तो उनके साथ में जो बाहर का एक्सटर्नल सर्किट है वो रोटेट ना हो, इसीलिए ब्रशेज लगाए जाते हैं। ब्रशेज उनके ऊपर फिसलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें कभी कभी आप जानते हो कि आपका जो टर्म 1 एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा MCQ बेस्ड होना है। ठीक है, सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए टॉपिक को डीपली पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तब। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लेगा पूरी की पूरी मोटरिंग फंक्शन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि MCQ पेपर बनना है आपका, सारा MCQ क्वेश्चंस उसमें आने हैं। तो कोई भी एक पार्ट आपसे पूछ लेगा और ये पूछ लेगा कि कार्बन ब्रशेज का क्या यूज है, आर्मेचर का क्या यूज है, कम्यूटेटर का क्या यूज है, बैटरी क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो इन सारे टॉपिक्स को पूछ लेगा, 4 ऑप्शंस दे देगा उससे रिलेटेड या 5 ऑप्शंस दे देगा, और उसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो वो आप जब ही कर पाएंगे जब सारे पार्ट्स की फंक्शनिंग, सारे मोटर की वर्किंग को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ध्यान से पढ़िए। आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक, या हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं उनसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक, लेकिन क्या इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है? अगर किसी मैग्नेट को हम तेज़ी से रोटेट करें या फिर ये कहें कि किसी मैग्नेटिज्म में या किसी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यस है। अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और आप जानते हो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, AC जनरेटर, DC जनरेटर और भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं, उन सब में ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। ठीक है, जब हम एक मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में तेज़ी से रोटेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं।
देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, ठीक है। हम यहाँ पर 3-4 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो इंडक्शन का फिनोमिना है, जो इसका प्रिंसिपल है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, ठीक है। जब हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 तरीके की डिवाइस मैंने आपको बताई थी फर्स्ट चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट एमीटर, सेकंड वोल्टमीटर, थर्ड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इन तीनों की वर्किंग आपको पता होगी। एमीटर का क्या यूज है? एमीटर करंट की रीडिंग बताता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, ठीक। और जो वोल्टमीटर है वो वोल्टेज के बारे में बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अंदर। और गैल्वेनोमीटर आपको पता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। सर्किट में ये बताता है कि जो कितनी वैल्यू का, या अगर सर्किट में माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर बहुत माइन्यूट सा भी करंट अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो वो तुरंत हमें इंडिकेट कर देगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों की वर्किंग आपको समझ में आ गई। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज हम करेंगे, इसलिए गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग है, गैल्वेनोमीटर कैसी डिवाइस है? ये करंट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और करंट को किस तरीके से डिटेक्ट करती है? इसमें एक निडल होती है। अगर किसी भी सर्किट में या किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो निडल डिफ्लेक्ट होने लगती है। वो निडल दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, ठीक है। जीरो पोजीशन पर रहती है, जीरो पोजीशन मिडिल में रहता है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ वो निडल डिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसमें। देखिए सोलेनॉइड के बारे में आप जानते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है इन द शेप ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की शेप में इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब देखिए इसको हमने क्या काम किया, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है वो क्या है? जी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस होगा, आप सब जानते हो। तो एक हमने लिया बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक। अब बार मैग्नेट को हमने क्या काम किया? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसको हमने इधर मोशन दिया और फिर इधर मोशन दिया, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है वो समझिए ध्यान से क्या होता है। एक सोलेनॉइड हमने लिया और सोलेनॉइड को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड जब तक स्टेशनरी हैं, ठीक है, स्टेशनरी का मतलब जब तक रेस्ट में है, जब तक रेस्ट में है तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, यानी कि इस सोलेनॉइड से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे ही हमने इस बार मैग्नेट को तेज़ी से आगे और पीछे रोटेट करना स्टार्ट किया, तब क्या होगा? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है। जब हम बार मैग्नेट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में तेज़ी से रोटेट करेंगे आगे और पीछे, तो क्या होगा? इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या काम किया? इस मैग्नेट को आगे पीछे रोटेट किया और रोटेट होने की वजह से इस सोलेनॉइड में
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज होने की वजह से इस सोलिनॉइड में एक माइन्यूट सा करंट फ्लो करने लगा। और जब करंट फ्लो करता है तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से और वो ये शो कर देता है कि इस सोलिनॉइड में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये जो इसमें इंड्यूस हुआ है करंट, इसको बोलेंगे हम इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक, अब करंट जो इंड्यूस हुआ है डायरेक्ट करंट नहीं है, ये करंट किसी बैटरी से या किसी और सोर्स से नहीं आ रहा, इसको इंड्यूस किया गया है। कैसे इंड्यूस किया गया है? जब हमने एक मैग्नेट को इसके मैग्नेटिक फील्ड से तेजी से रोटेट कराया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ दैट इज इंड्यूस्ड करंट, और इस फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ से एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि अगर किसी भी मैग्नेट का या किसी भी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका एक, अब सपोज मान लीजिए एक सोलेनॉइड हमने लिया दूसरा। ठीक है, इस सोलेनॉइड को हमने क्या काम किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक की लगा दी इसके पास। ठीक है, एक दूसरा सोलेनॉइड हमने लिया, इस सोलेनॉइड को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी, ये की और ये गैल्वेनोमीटर, ये सोलेनॉइड, इसको S1 बोल दीजिए, इसको आप S2 बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ये की क्लोज हो जाएगी, जब ये की क्लोज हो जाएगी तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इस बैटरी से एक करंट फ्लो होने लगेगा इस सोलेनॉइड में। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके आसपास, इसके पास में जो दूसरा सोलेनॉइड रखा हुआ है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर जाएंगी। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर गई तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया इट मीन्स इसमें एक माइन्यूट करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ऑलराइट, अब जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है, जब तक इसमें करंट फ्लो होगा, की हमारी ऑन है इस समय, अब ये क्या होगा, करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ देर के बाद स्टेशनरी हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ देर के बाद स्टेशनरी हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। सपोज मान लीजिए 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करनी थी, वो 10 की 10 कर गई, उसके बाद में ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं ना ज़्यादा हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स जो डिफ्लेक्शन है वो फिर से 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो डिफ्लेक्शन हुआ था गैल्वेनोमीटर में वो कुछ देर के बाद क्या होगा, 0 पर आ जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा से कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। अब जैसे ही हम इस की को ऑफ करेंगे फिर से इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें थी वो कम हो जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें इस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस कराना है तो इस स्विच को हमें बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहे। बस हमारा टारगेट क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होना चाहिए, और वो चेंज कब होगा, जब यहाँ से करंट ऑन ऑफ होगा। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड में जो करंट होगा दैट इज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, करंट को डायरेक्ट नहीं दिया गया है बैटरी के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू,
करंट यहाँ पर इंड्यूस कराया जा रहा है किसी दूसरे सोलिनॉइड के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करंट को इंड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करके बार बार वो क्या कर सकते हैं, करंट को हम चेंज करा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड करंट जनरेट करने के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंड्यूस्ड करंट का टॉपिक। चलिए, अब इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल था हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी तरीके से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रूल है दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current, to find the direction of induced current we use Fleming's right hand rule, Fleming's right hand rule, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, बिल्कुल सेम उसी की तरीके से है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जैसा कि हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बिल्कुल सेम है। अपनी तीनों जो ये थंब है, मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब या इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं, ठीक। इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करिए कि ये तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, ठीक है। किस तरीके से इनको स्ट्रेच करना है, इनको तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल या तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक। जब इस तरीके से हम इन तीनों इस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे तो ये जो फर्स्ट फिंगर है जिसको फोर फिंगर बोला जाता है, ये हमें किसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। थंब फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, और जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी हमें इंड्यूस्ड करंट के बारे में, ठीक है। जो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में सिंपल करंट की डायरेक्शन के बारे में मिडिल फिंगर बताती थी, यहाँ पर मिडिल फिंगर जो पॉइंट करेगी दैट इज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो फोर फिंगर, फोर फिंगर और फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मिडिल फिंगर, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट को पॉइंट आउट करती है, एंड थंब, थंब जैसे कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में था, फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मिडिल फिंगर का डिफरेंस है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल में सिंपल करंट को इंडिकेट किया जाता था और यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक। समझ में आ गया ये पॉइंट, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज AC एंड DC करंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, AC अल्टरनेटिंग करंट, एंड सेकेंड डायरेक्ट करंट। AC की फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, एंड DC मीन्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो घरों में बैटरी हमारे होती है, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होती है, तो बैटरी से जो करंट निकलता है दैट इज डायरेक्ट करंट, और जो सप्लाई पावर हाउस से आ रही है या बिजली घर से हमारे घरों में आती है वो क्या है स्टूडेंट्स? AC करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो इन दोनों करंट्स में क्या डिफरेंट है? देखिए, एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो डायरेक्ट करंट है उसकी पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक, डायरेक्ट करंट जो है उसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती। अगर वो प्लस में है तो वो प्लस में ही फ्लो करेगा, और वो माइनस में है तो वो माइनस में ही फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट, इसमें जो पोलैरिटी है करंट की वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि आपने एक टर्म पढ़ी होगी कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स, हर्ट्स आपने सुना होगा, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्स, ये चीज़ आपने सुनी होगी। ठीक है, जबकि DC वोल्ट में कोई भी या DC सप्लाई में कोई भी हर्ट्स नहीं होते। हमेशा हर्ट्स किस में मिलेंगे? AC सप्लाई में। तो जो हमारा इंडिया का सिस्टम है, जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस उस पर चलती है? 50 हर्ट्स पर चलती है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने 440 वोल्ट भी देखा होगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कंपनी हैं, वहाँ पर 440 वोल्ट भी जाता है, या और कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाउस होल्ड जो है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स पर चलता है। अब इस 220 वोल्ट का तो समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस 50 हर्ट्स का क्या मीनिंग है? 50 हर्ट्स का मीनिंग ये है कि जो बार बार पोलैरिटी चेंज हो रही है, जो नंबर ऑफ साइकिल्स बन रही हैं AC में, वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स बनेंगी। हर्ट्स क्या है? आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेज में। हर्ट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो ये यूनिट है, एक किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। यानी कि जो AC हमारे घरों में आ रही है, जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्स, यानी कि वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है। देखिए, साइकिल्स का क्या मतलब है? ये यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक ये कितनी हो गई? 1 साइकिल हो गई। ठीक है, ये क्या है? 1 साइकिल। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पोलैरिटी कितनी बार चेंज हो रही है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ये हिस्सा इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव में है और हाफ साइकिल नेगेटिव में है। ठीक है, तो 1 साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, 1 साइकिल में क्या हो रहा है? यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो ऐसी 50 साइकिल बनती हैं 1 सेकेंड के अंदर, तब इसकी फ्रीक्वेंसी जाकर होती है 50 हर्ट्स। इस तरीके से AC सप्लाई चलती है। ठीक है, AC सप्लाई इस तरीके से चलती है, यानी कि 1 सेकेंड में 1 बार प्लस और 1 बार माइनस, 2 बार इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं DC सप्लाई की। DC सप्लाई मीन्स या तो करंट, जैसे आपने देखा होगा बैटरी पर लिखा रहता है कि ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट शो कर देगा, ये माइनस 15 वोल्ट शो कर देगा। ठीक है, ये जो लाइन होगी ये 0। ठीक, तो इस तरीके से या तो ये करंट पॉजिटिव में रहेगा या ये करंट नेगेटिव में रहेगा। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स? AC और DC का।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब देखिए बहुत सारी डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो एसी पर ऑपरेट होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो डीसी पर ऑपरेट होती हैं। आपने सुना भी होगा कि ये एसी फ़ैन है, ये डीसी फ़ैन है, या ये एसी मोटर है, डीसी मोटर है, ठीक है। तो इस तरीके की जो डिवाइसेज होती हैं वो पर्टिकुलर करंट पर ही ऑपरेट होती हैं, या तो वो एसी पर ऑपरेट होंगी या डीसी पर ऑपरेट होंगी। और बहुत सी डिवाइसेज ऐसी भी होती हैं जो दोनों चीज़ों पर ऑपरेट हो जाती हैं, ठीक है, दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो जाती हैं। ऑलराइट, चलिए और जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं इसमें वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसको रिवाइज करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।